अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान मुसलसल भारत को तहकीकात की और शवाहिद फ़राहम करने के हवाले से मुसलसल एक बात कर रहा है, जो पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान की उस पेशकश का ताहाल कोई जवाब नहीं दे रहा। भारत की जानिब से पाकिस्तान की इस ऑफ़र पर मुसलसल खामोशी जो है वो ये साबित करती है कि जो भारत के इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद और मन घड़त हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो DGISPR जो वज़ीर ख़ारजा ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है उस हवाले से हक़ाइक़ सामने रखे हैं। लेकिन आज जो अहम मीटिंग हुई है ऐवान सदर के अंदर, सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम मुलाकात की और उस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी उस मुलाकात में मौजूद थे। उस मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद जो भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादला ख़याल किया गया और ऐवान सदर की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिये में ये कहा गया है कि इस वक्त जो भारत का जारहाना रवैया किसी भी मुमकिन जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का ओवरऑल जायज़ा तो लिया गया, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो बात की गई है वो उस मुलाकात में जो इजहार अफसोस भी किया गया है, ख़ास तौर पर जो पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय क़यादत की जानिब से बग़ैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के मुताबिक उसमें यह भी एक मुतालबा किया गया है कि जो आलमी बरादरी है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का भी नोटिस ले, ये एलामिया में कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा, बेपनाह इंसानी और मुआशी नुकसानात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है। तो ओवरऑल जो ये ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई है और वो इंतहाई अहम मुलाकात है। अब जो पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल बात की जा रही है तहकीकात की, शवाहिद की, उस पर ताहाल जो है वो कोई भारत की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी और साबिक सफ़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त अगर हम बात करें तो पहलगाम वाक़े के बाद जैसे मैंने जिक्र किया कि मुसलसल पाकिस्तान भारत को शवाहिद फराहम करने की पेशकश कर रहा है, तहकीकात की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो मुसलसल खामोश है। इससे आपकी नज़र में क्या साबित होता है? देखिए, वाज़ेह है नादिर के भारत का इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया है। उन्होंने इस तरह अपनी कोई नाअहलियाँ छुपाने के लिए इस तरह का काम किया है, लेकिन मैं समझती हूँ वो एक ख़तरनाक लेवल तक इस बात को बढ़ा रहे हैं और जंग का तबल तो उन्होंने बजा दिया है। ऐसा लगता है कि वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पूरे इशू की आड़ में, एक तो इशू उन्होंने बनाया, उसकी आड़ में वो इंडस वाटर ट्रीटी जैसी पायदार और मैं समझती हूँ मुकम्मल मजबूत ट्रीटी को, मुआहदे को ना सिर्फ मुअत्तल पर पीछे लेना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। ये यकतरफा इक़दामात का इनका दौर चल गया है। इनकी कोई सोच नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है इनके बारे में, या लोग सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे आलमी मीडिया के इदारे जो हैं और मुस्तनद इदारे, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, ब्लूमबर्ग, हर तरफ के इदारे पूछ रहे हैं कि भाई अभी तक हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं पेश किए टेररिस्ट अटैक की, अलाइनमेंट की। अब वो कोई बनू के कर लें वो अलग बात है, फेक न्यूज़ का तो वैसे ही दौर है, लेकिन अब तक ये वाज़ेह हो गया है कि उनके पास था नहीं। ठीक है। और उन्होंने एक पूरा मुकदमा चला दिया पाकिस्तान पे। बहर तो और बात यह है कि देखिए, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे चेयरमैन ने कहा है, दीगर उन्होंने फॉरेन चैनल्स पे भी बात की है कि देखिए, हम बिल्कुल समझते हैं कि जंग एक 21वीं सदी में ख़ासतौर से वो भी साउथ एशिया में गैर जिम्मेदार इक़दाम है और ख़ास तौर से पानी को हथियार बनाना तो कहीं का निज़ाम नहीं है, कहीं का इंसाफ नहीं है। और इनकी हठ धर्मी और जारियत जो है वो अब खुद ही सामने नज़र आती जा रही है, एक्सपोज भी होता जा रहा है। मोदी सरकार अपनी इंतहा पसंदी के हवाले से, उनका बिहार इलेक्शन अक्टूबर में है तो बस वो शुरू हो गए ये सारी बातें करना। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जगह तंग होती जा रही है और मकबूजा कश्मीर में तो और भी। अब सूरत हाल ये देखिए कि इन्होंने
कहना कुछ है और करना कुछ है, वहां अब उन पर असल प्रेशर जो पड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। दूसरा जो प्रेशर पड़ रहा है वो आर्मी सतह पर सब उनसे कह रहे हैं, वो समझ रहे थे सब कहेंगे अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान जो है वो कठेरे में खड़ा करा। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने एक कच्चा पक्का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और उस हवाले से इन्होंने कोई शवाहिद आपको पता ही नहीं दी, ना इस पोजीशन में है और वक्त भी गुजरता जा रहा है। तो अब जो करेंगे मैं समझती हूँ वो मेरी नज़र से वो मुस्तनद नहीं होगा। और जो पाकिस्तान ने पेशकश की है वो बहुत अहम है, न्यूट्रलिटी की, इस तरह की तहकीकात करना जिसमें एक किसी का भी पल्ला भारी ना हो, ये भी बहुत बड़ी बात है करने की। लेकिन अगर उनके पास कुछ छुपाने को नहीं होता तो वो फौरन सामने कर देते, कहते कि इट्स ओके आप करें, और अपनी आवाम को भी वो मुतमईन कर लेते, खास तौर में कश्मीर और हर जगह जो सवाल उठ रहे हैं वो सबको मुतमईन कर देते कि ये हम देखिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन वो इसके कायल नहीं है क्योंकि ये सारा एक ढोल बजाया गया है, वो जंग का ढोल बजाया गया है, जानते बूझते कि पाकिस्तान के पास डिटरेंट कैपेसिटी है, कि वो कन्वेंशनली भी उन्होंने पुलवामा में जो आपने देखा होगा जो कार्रवाई हुई, तो सबक तो लगता है उन्होंने सीखा नहीं है। और अफसोस से मैं कहूँगी कि ऐसी अब बातें हो रही हैं जो साउथ एशिया में होनी नहीं चाहिए थी। हमारे इतने मसले मसाइल हैं और डी एस्केलेशन एक तरजीह होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी तो नहीं लग रही है। फिर भी पाकिस्तान ने बार बार कहा, बहुत से और सालिस ममालिक ने ऐसी बात कही है। तो शरीर साहबा, आप समझती हैं कि ये जो जैसे आपने इलेक्शन का जिक्र किया, आपको लगता है कि मोदी सरकार की जो ये पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये भी असल में वोटों के हुसूल की एक कोशिश है? एक तो जी वोट के हुसूल का इनको हमेशा शौक रहता है कि पाकिस्तान की बात करें हर इलेक्शन में। आप देखें पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन होता है, सूबे का हो, बाय इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, हिंदुस्तान की तो कोई बात नहीं होती है। हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है इंडिया के साथ। वहाँ एक अजीब गैर मंतकी इर्रेशनल जोरों शोर से बातें होती हैं जो किसी ना किसी तमीज के दायरे में होती हैं, ना किसी ज़ाब्ता अखलाक के, ना डिप्लोमेटिक ज़वाबित के खिलाफ के कायदे को मानती हैं। तो ये अजीब और गरीब इनका तर्ज अमल है। ये किसी कानून को भी मानना नहीं चाहते, बस समझते हैं ताकत के जोर पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन ताकत की हदूद होती हैं, पावर हैज लिमिट्स। और ये इनको आजकल मैं समझती हूँ पता चल रहा है कि जो समझते थे कि सारी दुनिया कूद पड़ेगी, सारा इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा, अलाइन हो जाएगा नैरेटिव में, वो ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कंडेम भी किया है और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है जी। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहिबा कल भी आपने देखा कि वजीर खारजा और जो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना मौसर और वाज़ेह है कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया ने गलती की तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा? जी, शवाहिद देने का बिल्कुल मुतालबा किया है और मैं समझती हूँ हम ये रिपीट करते रहें, लेकिन इस बात से भी मुहतात रहें कि वक्त गुजरता जा रहा है और वो कल भी कुछ मैन्युफैक्चर कर लें। अब आपको याद है पिछले कितने एपिसोड्स में, मैं तो जर्नलिस्ट थी, समझौता एक्सप्रेस जब हुआ था, मुझे याद है सानिया हाउस का हुआ था, और उसमें भी ऐसा संगीन, वो तो पूरी लंबी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हमने छापी थी। आप लोग भी जरा देखें जो जब इन्होंने फॉल्स फ्लैग किस्म के ऑपरेशंस किए हैं, जब इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशंस दबाए हैं, जब वो थोड़ा सा इनके लिए एम्बैरेसिंग हो जाते हैं तो ये दबा देते हैं, अफसरान को मुअत्तल कर देते हैं। आपको हेमंत करकारे वगैरह सब याद है, तो आपको पूरी ये कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएंगी। मैं नहीं कह रही कि जी मासूम टूरिस्ट को, सयाहों को किसी चीज का निशाना बनाया जाए या गया है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो इतना बड़ा कवर अप है अपनी सिक्योरिटी फेलियर का। देखिए क्योंकि वहां पे लोगों को पता भी नहीं था, अलर्ट भी नहीं था कि टूरिज्म खोल दी गई है। अब भारत ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि 2019 के बाद जो उन्होंने एकतरफा इकदाम लिए हैं,
खास तौर से 35A के हवाले से, जिससे लोग अब बहुत मुश्तइल हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी सरकार भी ज़मीनें खरीदने लगी हैं और वो निकाल रहे हैं, मतलब मुसलमानों को वहाँ से निकालते जा रहे हैं और एक किस्म की नस्ल कुशी भी हो रही है। तो वहाँ एक लहर है दौड़ी हुई है गम और गुस्से की। दुनिया का बड़ा ओपन प्रिजन बना हुआ है, तो आप क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ओपन है टूरिज्म के लिए, सब कुछ ठीक है, दूध और शहद के नहरें बह रही हैं? ऐसा तो नहीं है। और मतलब इसमें बेचारे सयाह जो हैं, वो टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं और उनकी सबकी फैमिलीज हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है, मैं समझती हूँ। सेनेटर साहबा, इस वक्त अगर आप देखें तो जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। आप खुद अमेरिका में सफ़ीर रह चुकी हैं। इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से दोनों ममालिक के साथ रब्ता किया गया है, उसके बाद आप क्या देख रही हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अमेरिका आजकल इस मूड में है कि वो मुल्क के बाहर इंटरवीन नहीं करना चाहते, आपने देखा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का एक है, उनको जंगों का शौक नहीं है। वो उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं जंग कहीं नहीं देखना चाहता। और ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान, तो आपने देखा है वो दे स्टेप्ड इन। उन्होंने बीच में बात की है कि दोनों ममालिक को डी एस्केलेट करना चाहिए, ख़तरे के बिल्कुल जो आखिर में आप आके खड़े हो जाते हैं कदम पे, उससे पीछे हटना चाहिए। और मैं समझती हूँ सेंसिबल एडवाइस है जी। हर मुल्क ये कह रहा है, हर सेंसिबल मंतकी बात जो करने वाला है वो ये कह रहा है। माँ सिवा भारत के, वो इस वक्त एक शोला बयानी और जंगी जुनून में इतने मुब्तला है कि उनको नीचे उतरना समझ नहीं आ रहा है जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपसे ज़रूर सवाल करूंगा। हमने देखा है कि आलमी सतह पर भी आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करती रही हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो सिंतास मुआहदे के बाद भारत की जानिब से अचानक कुछ चंद रोज़ कबल जो है वो पानी छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का शिकार रहा है। ये इस तरह की चीज़ें कि अचानक पानी छोड़ देना, जहाँ पर पहले ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस हों, आपकी नज़र में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर भारत इसी तरह की चीज़ें जारी रखता है? तो देखिए, भारत तो कोशिश करेगा हर किस्म का पानी के हवाले से कम करने के हवाले से, बढ़ाने के हवाले से, फ्लडिंग की और ड्राउट की भी कोशिश करेगा, क्योंकि आपका नुकसान तो सीजन के वजह की तरफ से होता है ना। गलत टाइम पे पानी रिलीज कर दिया या गलत टाइम पे पानी पीछे होल्ड कर दिया, तो होल्ड करना मुश्किल होगा। उसको उनको 10 साल लगेंगे, लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने पिछले साल से शुरू कर दिया था। ये परमानेंट इंडस वाटर कमीशन को बिल्कुल गैर फाल करके मुअत्तल कर चुके थे। उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही थी, नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही थी, डेटा शेयरिंग नहीं हो रही थी, ना एक दूसरे के सिफारिशात सुनी जा रही थी। उनको खटकता है ट्रीटी में ये क्लॉज कि वो पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते आगे उस पर कंस्ट्रक्शंस या दूसरा काम। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में भारत के लिए मुमकिन होगा कि वो पानी रोक सके? जी, इस वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने देखा पिछले साल भी उन्होंने पानी जल्दी छोड़ दिया था। आपको याद होगा, पानी उन्होंने जल्दी छोड़ दिया था और फ्लडिंग की बात हुई थी। ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब सैटेलाइट इमेजरी ही बता सकती है मुस्तनद कि इन्होंने वहाँ, इनकी झीलें बहुत एक्सपैंड हो गई हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी से देख लें, खरीदें, तो आपको पता चल जाएगा झीलें बहुत एक्सपैंड हो गई हैं। वो तब होती हैं, वेटलैंड्स तब बढ़ते हैं जब पानी को आप डाइवर्ट करते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते रहे हैं मेरी नज़र में, और कुछ और ऐसे डेटा वाटर एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह भी रहे हैं कि ये होता रहा है और ये और करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे बहुत मुश्किल होता है। 10-10, 15-15 साल लगते हैं और फिर भी बहुत इनको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्यों ये होने देगा? क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही, आप सुन रहे हैं, मैं 3 सालों से कह रही हूँ, वाटर स्कैर्स होने जा रहा है। हमारे यहाँ वैसे भी इतनी पानी की किल्लत है और गर्माइश इतनी माहौल में बढ़ती जा रही है कि देखिए आप, फार्मिंग और जो नॉर्मल इरिगेशन होता है वो भी मुश्किल हो गया है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशिंग हुई की गई है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अंदरून सिंध के लिए। खासतौर से नवाबशाह में हमने कल ऑलरेडी 49 डिग्रीज देखा। अप्रैल में इस तरह के टेम्परेचर्स कहीं दुनिया में पहले हमने नहीं देखे हैं जीती जागती दुनिया में। तो ये आपके सामने
क्लाइमेट चेंज की एक बहुत खतरनाक और खौफनाक फिल्म चल रही है, आपके सामने, नजरों के सामने हो रहा है, और तब्दीलियां आती जा रही हैं, जिसका सामना बेहतर होता जॉइंटली करते, जैसे बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं, लेकिन इनकी सोच कुछ पुरानी है, कुछ 20वीं सदी की जंगजू सोच है, जो इनको भी, इनके भी किसानों को, इनके भी गरीब लोगों को बहुत ये मैं समझती हूँ हार्म पहुंचाएगी। खतरे की भी घंटी इनके लिए है। लाहौर और दिल्ली की भी आप स्मॉग देख लें, वो भी इश्यूज हैं, लेकिन ये अपनी आवाम की तकवीत नहीं देखना चाहते। सही। इनको पॉलिटिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी, और बहुत ही बोसीदा किस्म की पॉलिटिक्स है, इंतहा पसंद पॉलिटिक्स है, और अवाम की जो सहूलतें हैं वो ये नहीं दे सकते। किसानों की वहाँ जो खुदकुशियां हो रही हैं और होती रही हैं, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। अच्छा सेनेटर, इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। मैं आपकी तजवीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से रुजू करना चाहिए, यूएन के साथ, या फिर आलमी अदालत के साथ। आपकी तजावीज़ क्या होंगी? तजावीज़ तो ये हैं, पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि जामिन है वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी का, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से तो फौरी तौर पर उनको फॉर्मली भी रुजू करना चाहिए। वैसे भी वो सेंसिटाइज हुए हुए हैं, लेकिन फॉर्मली रुजू करना चाहिए, और शायद अभी तक पाकिस्तान ने कर भी लिया हो। अगर नहीं किया है तो इसमें देर नहीं, 1 मिनट की होनी चाहिए, 1 दिन की नहीं। दूसरी बात यह कि दुनिया में इस तरह के देखिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जहाँ किशन गंगा का केस गया था, रकले का भी ऊपर एंड अभी कुछ इसी तरह चल रहा है, और वो बगलिहार भी गया था। इन्होंने कंस्ट्रक्शंस एक नहीं की हैं इंडस पे जो कंटेस्टेड हैं। अभी तो वो रन ऑफ द रिवर डैम्स है, लेकिन उनकी भी जो स्पिलवेज हैं वो इस तरह के हैं कि वो पानी छोड़ तो सकते हैं ना, जो हो रहा है आपके साथ, और रोक भी थोड़े एक हद तक रोक सकते हैं, लेकिन फिर वो सिस्टम में वापस आना आता है। तो ये एक टाइमिंग का इशू बन सकता है पाकिस्तान के लिए, और आपको जैसे पता है एग्रीकल्चर में टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो ये 2-3 जगहें हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी आर्बिट्रेशन की कोर्ट है जहाँ जाते हैं, आर्बिट्रेटर भी लगाया जाता है, वर्ल्ड बैंक भी ये काम कर सकता है। तो इस वक्त इंटरनेशनल पूरे जितने भी दरवाजे हैं आपको खटखटाने चाहिए, बिकॉज आप इस वक्त अखलाकी तौर पर हक। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा वक्त निकालने का। नाजरीन, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो मज़ीद अहम इशूज़ हैं हम उन पर भी गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो किनाल्स का मामला था सिंध के अंदर, हमने देखा कि उन इशूज़ पर एहतजाज और धरनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीसीआई की मीटिंग थी उसका एजेंडा कहें या उसकी तारीख कहें वो भी तब्दील करवाई, लेकिन उसके बाद अब जो कामयाबी है वो तो हासिल हुई, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर जो है वो जीडीए को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक या वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतल्लिक कई तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अभी भी बाकी हैं। और इसी हवाले से हमने देखा है कि बीच में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हुए जीडीए के, और उन मुज़ाकरात के बाद जीडीए ने भी किसी हद तक ये इशारा दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे, लेकिन मुशावरत होगी उसके बाद ही। लेकिन अभी भी जो जीडीए के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि जो केनाल्स के हवाले से मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का है उससे कई रहनुमा जो है वो मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रहे। अभी भी जीडीए की जानिब से जो है वो कराची के अंदर जलसे के हवाले से जो एक फ़ैसला है वो भी सामने आ रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे केनाल्स का मामला जलसे के हवाले से, और जो पी के साथ जीडीए का एक इत्तेहाद बनने जा रहा था, जो मुलाकातें हुई उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। जीडीए के सेक्रेटरी जनरल सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध के अंदर जो एहतजाज, जो धरने जारी रहे, उसके बाद अभी भी जीडीए को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह नहीं है, क्योंकि वो तो एक फ़ैसला, एक नोटिफिकेशन जो अपोजिशन चाह रही थी वो पीपल्स पार्टी लेकर आई है। नाज़िर साहब, ये बात ये है कि यकीनन वो नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसके बाद से जीडीए नहीं बल्कि जो हमारी सिंध दरिया बचाओ तहरीक है, जिसमें हमारे साथ दीगर जमातें भी शामिल हैं, और अवामुन्नास सबको जो है ये अप्रीहेंशन है कि ये एक वक्ती तौर पे इस चीज़ को, कनाल की जो बातें हो रही हैं उनको रोका गया है, जबकि अभी तक हमें जो एक्चुअल मसला यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये कि सीसीआई कन्वेन तो जरूर हुई, लेकिन सीसीआई में बेसिकली जो कंप्लेंट आती है, आइन ये कहता है कि जी वो उसका फाइनल फैसला होना है
या फिर ये कि जी कोई कमीशन बनी है जो कि सदर साहब बनाएंगे और वो फिर इन्वेस्टिगेट करके मामले को दोबारा सीसीआई में लेकर जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया गया है, जहाँ पे प्लानिंग कमीशन और इरसा का रोल आ जाता है। यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ कि ये बॉडीज अपनी जगह जरूर मौजूद है, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फैसला करती है और वो सारी की सारी चीजें एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में लेके जाती है, तो फिर जो शकूक शुबात हैं वो बढ़ते हैं। तो इस वक्त जो मुझे जो नजर आ रहा है वो जनरल संघ के अंदर, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पीटीआई के हवाले से कहें, बल्कि हमारी जो, जैसे मैंने कहा कि दीगर जमातें जो हैं पीटीआई के अलावा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके अंदर जमात इस्लामी है, जिनके अंदर जी सिंध मुहाज है, जिसके अंदर अवामी जमहूरी पार्टी है, और दीगर जमातें जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, कॉम्परस हो, चाहे वो मजहबी जमातें हों या चाहे वो बाकी कारकुन हो, तमाम के तमाम लोग जो है सोचते हैं कि ये वक्ती तौर पे एक फैसला है जिससे। लेकिन सफदर अब्बासी साहब, अब जो जीडीए का हमने देखा था कि एक इजलास भी हुआ था सफदर अब्बासी साहब, उसमें अब क्या आप कराची के अंदर जो है वो जलसा करने जा रहे हैं और वो जलसा से मुतल्लिक होगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी जीडीए के बाकी है? देखिए जी, जब ये मामला शुरू हुए थे तो हमने जीडीए ने के इंस्पिरेशन पे पीर साहब के इंस्पिरेशन हमने एक दरिया बचाओ तहरीक जन्म लिया, जिसके कन्वे सईद शाह साहब हैं जो एसपीपी के सदर हैं, और वो हम अब जो हमारी एक्टिविटी है, जो कैनाल्स के मामले पे या जो ये जमीनों की जो अलॉटमेंट है कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, वो सारे के सारे जो हमारे एहतजाज है वो सिंधु दरियाओ बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म से चल रहा है, जिसमें जीडीए की जो 5 जमातें, फंक्शन लीग है, एनपीपी है, पीपी वर्कर्स है, एसटीपी है, अपने हमारे अपनी कौमी अवामी तहरीक है, उसके अलावा जिससे मैंने कहा कि पीटीआई, जमात इस्लामी और जेयूआई और दीगर जमातें भी इसके अंदर शामिल। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा अमल अब सिंध के अंदर जो है एक नई जो चीज बिल्ड हो रही है वो ये कि सोचा ये जा रहा है कि हुकूमत ने वक्ती तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक वक्ती फैसला किया है, जिसके अंदर जो है वो कैनाल्स को वक्ती तौर पे रोका गया, लेकिन आगे चल के फिर ये अप्रीहेंशन है कि दोबारा कहीं मामला स्टार्ट न हो। उसके साथ ही साथ हम समझते हैं कि इक्वली चाहे वो वकला तहरीक थी या जो सियासी जमातें थी, उन सबका जो है मुतमईन नजर ये था कि जी साथ ही साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से जो जमीनों की अलॉटमेंट हुई है उमरकोट में, बदीन में, जोही में, घुटकी में, उन शहरों को भी एड्रेस किया जाएगा। तो ये हमारी जो कल की कॉल है। अब्बासी साहब, आपके नज़दीक कितनी ज़मीन है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी ज़मीन है? क्योंकि 48,000 एकड़ की बात हो रही थी कि कोई 1.5 लाख एकड़ जो है वो क्लेम कर रहा है। आपकी मालूमात क्या है? आप क्या समझते हैं कितनी ज़मीन अलॉट की गई है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए अभी तक? शायद ना बता सकूं, लेकिन लगभग 1 लाख एकड़ के करीब जमीन है जो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। अब उसमें कमी पेशी हो सकती है। अच्छा। अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फिगर भी निकाल के दे दूं। और वैसे भी जो हमारे वकला साहबान किए हुकूमती अपने वफ्द के साथ, तो उसके अंदर जो है ना ये बात तय हुई है कि 11 तारीख को हुकूमत जो है ना फॉर्मली जो है ना वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनके हवाले करेगी। तो जब उनके हवाले तो मैं ख्याल में मामला ओपन हो जाएंगे। तो अब इस वक्त जो जाविये हैं सारी तहरीकें, दो उसके अंदर उनसर जो है वो कैनाल्स की परमानेंट बंदिश है, यानी उसको बंद करना है, और दूसरा मामला है वो है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से जो जमीन वो तो सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट की है, और सिंध गवर्नमेंट जब चाहे उसको कैंसिल कर सकती है। तो हम ये समझते हैं कि इसके अलावा जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है या फिर टीका का मामला है, वो भी एक हमारे सारे लोगों के एजेंडा का हिस्सा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ठीक है, लेकिन सफदर भाई साहब, आपको याद होगा कि जो आपके इजलास हुए, जो जीडीए के इजलास हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में एक फैसला हुआ था कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। जो आपके साथ मुलाकातें हुई पीटीआई की, उस तहरीक के हवाले से कोई हतमी फैसला हुआ है, कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, उसमें नाज़िर साहब बात एक थी कि उसमें सबका ये था कि कॉमन नेशनल एजेंडा होना चाहिए। हमने जो उनका कॉमन नेशनल एजेंडा की जो हमारे ड्राफ्ट आई थी वो जीडीए ने वापस करके भेज दी थी। हमारी अपनी जो हमारी तहरीक है आईन पाकिस्तान है उनके हवाले हमने कर दी थी। उनकी तरफ से भी हमें जवाब आया, लेकिन सारा मरहला सिंध के अंदर चल रहा था। इस वक्त कैनाल्स के वाले सारी तहरीक चल रही थी, तो उसको थोड़ा पढ़ने का मौका नहीं मिला।
लेकिन इंशाअल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश कि तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए यकीनन जो है ना हम अपनी और जमातों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। ऑलरेडी सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा नेशनल कंसेंसस बन गया है सारे हवाले से, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना वफाकी लेवल के ऊपर, क्योंकि जितनी भी जमातें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल हैं, उनमें और ख़ासतौर पे पीटीआई, वो हमारे साथ यहाँ हम लोग इकट्ठा मिलके ये सारे सिंध के अंदर हम एक दूसरे के साथ चल, तो हम ये तवक्को करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वफाक के ऊपर भी जो ना ये एक हम हमारे जो ख़यालात कम से कम नेशनल एजेंडा के ऊपर हम मुत्तफ़िक हो जाएँगे। उसके बाद अब उसको किस ज़ाविये से तहरीक को चलाना, वो फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जेयूआई और जमात इस्लामी और अपने अवाम पाकिस्तान पार्टी वो भी शामिल थे उस सारे मीटिंग्स के अंदर। तो हम ये चाहेंगे कि उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। लेकिन जनरली जो इन प्रिंसिपल पीर साहब ने भी और हमने ये की थी अपने ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाले हैं कि जी हम इन प्रिंसिपल आपके साथ चलने को तैयार। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भाई साहब, आपने देखा कि मौलाना साहब जिनके साथ पीटीआई की मुलाकातें चल रही थी और मौलाना ने कहा भी था कि मुशावरत के बाद फ़ैसला जो है वो हम सामने लेकर आएंगे, आपके सामने है कि अब जेयूआईएफ जो है वो शायद पीटीआई के साथ नहीं चल रही, उनकी तहरीक का हिस्सा नहीं बन रही। आप समझते हैं कि मौलाना साहब का साथ ना चलना तहरीक को कमज़ोर कर सकता है या कोई नुकसान पहुँच सकता है सियासी तौर पर? देखिए, जेयूआई यकीनन बहुत अहम जमात है और मौलाना साहब का अपना किरदार जो रहा है, मैं तो उनको एमआरडी के वक्त से जब मेरा उनके साथ ज़ाती शनासाई है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से पार्टी के पुरानी पार्टी के साथ उनके उनके रवाबित थे और उनके साथ जो हमारा एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हम समझते हैं कि मौलाना साहब का फैसला यकीनन ये मुझे जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि वो ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये कि वो इशूज़ पे कोऑपरेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो जीडीए की क़यादत है वो मौलाना साहब को अप्रोच करे या किसी भी लेवल पे हम उनको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे राशिद सुमरो साहब हैं लाड़काना के अंदर भी और सिंध के अंदर भी हमारा और जेयूआई का बहुत जीडीए का एक गहरा साथ है यहाँ पे। और हम इस तहरीक के अंदर भी जो केनाल्स की तहरीक थी या जो पॉपुलर फार्मिंग के खिलाफ तहरीक है, उसके अंदर जेयूआई हमारे साथ सिंध के अंदर मुकम्मल ताउन कर रही है और इकट्ठे यहाँ पे चल रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने फेडरल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी मौलाना साहब से हम ज़ाती तौर पे भी मिलें और उनका जो मुतमईन नज़र है वो मालूम की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम एक नेशनल एजेंडा के ऊपर हम लोग सारे मुतफ़िक़ ज़रूर हो जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो एक इस वक्त सुल्तान एक अवाम की जो कैफियत, एक जो सीरियस किस्म का पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, इसको किसी तौर पे भरा जा सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी जमातें हैं जो हुकूमत के अंदर हैं, पीएमएलएन हो गई या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो गई, अपनी बेस के अंदर बहुत कमजोर हो चुकी है। पीएमएलएन पंजाब के अंदर कमजोर हो चुकी है और ये जो मौजूदा मूवमेंट ने पार्टी को सिंध के अंदर बहुत कमजोर कर दी। तो जरदारी साहब और उनकी पार्टी के जो रवैये रहे हैं और जिस तरीके से वो कलाबाजियां मैं कहूँगा खाते रहे हैं इस सारे इशू के ऊपर, उससे सिंध के अंदर उनकी जो होल्ड था वो बहुत कमजोर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारी की सारी जमातें किसी कॉमन नेशनल एजेंडा पे इकट्ठी होती तो आने वाले दिनों में हम एक बहुत तहरीक को यहाँ जन्म दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल हर पार्टी का अपना 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 अमल है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन हाँ, तो अभय साहब हम ये कह सकते हैं कि जीडीए जो है वो कोशिश करेगी कि मौलाना साहब से मुलाकातें करके उनको आमादा किया जाए कि वो इस तहरीक में हिस्सा बने। वो जो उन्होंने फैसला किया था कि शायद हम हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जीडीए कोशिश करेगी कि मौलाना साहब भी आपके साथ चलें, इस तहरीक का हिस्सा बने। देखें जी, अभी क्योंकि हम भी अभी नेशनल एजेंडा पे हमारा फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि हम डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे कि नेशनल एजेंडा के हम लोग इकट्ठा हो जाएं। फिर उसके बाद हम ये देखने वाली बात होगी कि जो ग्रैंड अलायंस को सोच रहे हैं हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लोग, उसके ऊपर हम कितनी जमातों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर जीडीए जरूर ये कोशिश करेगी कि हमारे जो पुराने रिश्ते जेयूआई के साथ और मौलाना साहब के साथ और इवन जमात इस्लामी के साथ, हम अभी जमात इस्लामी ने फॉर्मल फैसला नहीं किया, तो हम बैठ के उनके साथ जो अपने पुराने हमारे उनके साथ एक रिश्ता है उसको हम बिल्कुल जो उनसे रब्ता कर और जरूर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि अगर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बना तो कम से कम नेशनल एजेंडा पे जो हमारा वहाँ इतफाक होता है इस्लामाबाद में, हम नेशनल एजेंडा पे इकट्ठे और कहाँ हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, ये यकीनन इस पर हमें पेशरफ करनी चाहिए।
लेकिन अभाई साहब, आपको याद होगा कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे आपने भी कहा कि मुलाकात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, इसी तरह मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक बताए भी थे और उन्होंने पीटीआई से तहरीरी तौर पर मांगे भी गए थे जवाबात। जब आपसे मुलाकात हुई, पीर साहब से जब मुलाकातें हुई, तो क्या जीडीए को भी पीटीआई के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई लीडरशिप के हवाले से उनके जो मुख्तलिफ जो बयानात सामने आ रहे हैं, गौहर साहब के, गंडापुर साहब के, दीगर रहनुमाओं के, तो इन बयानात पर लीडरशिप के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी हैं? नहीं जी, हमने तो पीटीआई के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हमारे जितने भी दोस्त आते हैं, जगदीश साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, अपने सलमान राजा साहब थे और असद कैसर पीटीआई साहब की थे। जितनी भी कैडर थी वो सारी हमारे पास आई। हमने बिल्कुल इन प्रिंसिपल हमने तो इत्तेफ़ाक कर दिया कि जी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन नेशनल एजेंडा के ऊपर एक कॉमनैलिटी होनी चाहिए। वो जैसी कॉमनैलिटी होती है, इंशाअल्लाह ताला जीडीए इस सारे अमल के अंदर एक अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, ताकि जो भी अलायंस है वो भरपूर तरीके से आगे बढ़े और जो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया उसको भरने की कोशिश। अच्छा, चलें, ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, सफदर अब्बासी साहब की आपने सुनी। अब जीडीए के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, शायद ख़ास तौर पर जो सिंध के अंदर अभी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो जीडीए या अपोजिशन जमातें मिलकर जो एक जलसा भी करने जा रहे हैं, इसी के साथ साथ अब जीडीए सफदर अब्बासी साहब के मुताबिक वो कोशिश करेंगे कि जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके साथ मिलकर जानने की कोशिश करें कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं, और अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो वो मौलाना साहब को आमादा करने की, रज़ामंद करने की कोशिश करेंगे कि जो नेशनल एजेंडा है उस पर ख़ास तौर पर मौलाना साहब जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनका साथ दें ताकि मिलकर आगे बढ़ा जा सके। अब जो जीडीए और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है अब उससे कैसे निपटा जाएगा, हम जो सिंध हुकूमत है उनकी तर्जमान सादिया जावेद से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं पहले। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा और सफदर अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो जीडीए का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो अपोजिशन जमातें सिंध के अंदर एहतजाज कर रही हैं या जलसे के हवाले से जो फैसला सामने आ रहा है उस पर हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा वक्त निकालने का। जो सीसीआई का इजलास हुआ, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की गई और एक नोटिफिकेशन जो है वो भी अपोजिशन जमातों के मुताबिक या उनके मुतालबे के तहत सामने लाया गया, लेकिन अभी भी आपके सामने है कि सिंध के अंदर जीडीए और जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये मानना है कि ये मुस्तकिल नहीं बल्कि एक आर्जी हल है। सिंध हुकूमत किस तरह देख रही है अपोजिशन जमातों के इस मौक़िफ़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिर। अब अगर मैं क्या करूं कि अगर जो सीसीआई के मिनट्स या एलानिया जारी हुआ है उसमें वाज़े तौर पर ये लिखा है कि जो 7 फरवरी को ये 6 मुतनाज़ा 6 कनालों का मंसूबा उस वक़्त की एक्निक ने सीसीआई से सब्जेक्ट किया था, उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें साथ में ये लिखा है कि जो इरसा ने वाटर सर्टिफिकेट पंजाब को जारी किया था उसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह गई कि ये आर्जी हुआ है या ये वक्ती हुआ है। अब बात ये है कि इन्होंने जीडीए ने किया क्या, ये काम तो फरवरी में हुआ था, 7 फरवरी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैसे ही सिंध हुकूमत कायम हुई तो 13 जून को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस मंसूबे के खिलाफ जो है वो सीसीआई को खत समरी बनाई जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने साइन किया और वो जो है समरी सीसीआई सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया, ये तो दिसंबर तक सोते रहे। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये तमाम जमातें जो थी वो बाहर आईं, एहतजाज करना शुरू हो गई। वरना अगर तारीख याद रखी जाए तो जो इसका सबसे बड़ा पानी का जो केनाल बननी थी वो ग्रेटर थल केनाल बननी थी। उस वक़्त जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, उस वक़्त जीडीए परवेज़ मुशर्रफ की इत्तेहादी थी।
उस वक़्त जब इमरान खान के दौर में ग्रेटर थल कैनाल 2 पे काम शुरू हुआ, तो उस वक़्त जीडीए इमरान खान की इत्तेहादी थी और मुझे अच्छी तरह याद है फहमीदा मिर्ज़ा और यूनुस साईं जो थे वो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो इन्होंने क्यों नहीं उस वक़्त सवाल उठाए थे? हमने तो सिंध असेंबली में करारदाद, ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ भी करारदाद सिंध असेंबली में मौजूद है और इन 6 कैनालों के खिलाफ भी करारदाद मौजूद है। ठीक है, लेकिन साजिया साहबा ये जो आप जिक्र कर रही हैं सिंध के अंदर जो एहतजाज का जैसे आपने हवाला दिया, तो आप समझती हैं कि जो सीसीआई का फैसला हुआ उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को जाता है, सिंध हुकूमत को जाता है? जो वहाँ पर धरना था, जो वकला, जो शहरी बाहर निकले, उनको क्रेडिट आपके मुताबिक नहीं जाता, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है? देखें, जो कानूनी जंग लड़नी थी, जो हुकूमती सतह पर जंग लड़नी थी, जो हमने वादा किया था सिंध के अवाम से कि हम सिंध के पानी के हक पे डाका नहीं डालने देंगे, जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, उन्होंने उस बात को, अपनी उस बात पे वो कायम रहे और उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि वो अपने फैसलों से वापस हो। सिंध के अवाम का बिल्कुल, हम सिंध के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बिल्कुल एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सड़कों पे निकले, रास्ते बंद किए। लेकिन ये जो मौसमी मेंढक है ना, जो क्रेडिट लेने आ गए, जीडीए की बात आपने क्योंकि मुझसे की थी, तो ये तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं जब ये प्रोजेक्ट्स बने हैं। ग्रेटर थल कैनाल कब बना था नादिर, आपको तारीख याद होगी? हाँ, लेकिन सादिया, अब आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत ने सिंध के अंदर ज़मीन अलॉट की है कारपोरेट फार्मिंग के लिए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब वापस लेने जा रही है? तो इस पर कोई काम हुआ है? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इरादा रखती है कि वो अलॉट की गई ज़मीन वापस लेगी? देखिए, उन्होंने वो मेरा ख्याल से जो वकला का धरना था और लॉ मिनिस्टर साहब गए थे, उसमें इत्तेफाक हुआ है कि उस मामले को भी देखा जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी। और अगर उसमें कोई गलत चीज़ है तो वो भी वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के किसी वसाइल पे, दरियाए सिंध हो, ज़मीनें हो या फसलें हो या कोई चीज़ हो, सिंध के वसाइल पर किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देगी और सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स ठीक है पार्टी साजिया साहब, वक्त कम होगा, सिर्फ एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि हमने देखा कि ये जो सेनेट की एक नशिस्त थी उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम से मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात में आपसे इत्तफाक उन्होंने नहीं किया, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एमक्यूएम आपके मुताबिक क्यों नहीं मानी उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात? देखिए, बहुत अच्छी बात है इसमें मानने या ना मानने की बात। हमने एक कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग, रिकन्सिलिएशन की बात करती है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हर मामले पे चाहते हैं फहम तफहीम के साथ मामला हो। हमने कोशिश की पॉलिटिकल तरीके से, वो नहीं माने, कोई बात नहीं। सेनेट का इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह वकार मेहंदी साहब सेनेटर बन के जाएंगे। एमक्यूएम को शौक है इलेक्शन लड़ने का, नंबर्स में हमें पता है हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सियासी जमातें एक्सरसाइज करती हैं, वो करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। ठीक है, चलें, ठीक है साजिया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपकी। अब सिंध हुकूमत के मुताबिक जो मुतालबात किए जा रहे हैं सिंध के अवाम की जानिब से, उस पर एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो ज़मीन का मामला है उस पर फैसला करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।